कुंभ क्षेत्र में मौनी अमावस्या पर देर रात अमृत स्नान के दौरान भगदड़ मच गई। बैरिकेडिंग टूटने की वजह से हादसा हो गया, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई, वहीं 60 लोग घायल हो गए। इसकी पुष्टि मेला प्रशासन ने की है। हालांकि भगदड़ के बाद प्रशासन ने स्थिति पर काबू पा लिया। इस दौरान कुछ देर के लिए स्नान में व्यवधान आया। उधर पीएम मोदी लगातार सीएम योगी और यूपी सरकार से पल पल की जानकारी लेते रहे। सीएम योगी ने भी अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। सरकार और प्रशासन की अपील पर अखाड़ों ने पहले श्रद्धालुओं को स्नान करने का मौका दिया। स्थिति सही हुई तो अखाड़ों ने अमृत स्नान किया। संगम नगरी प्रयागराज में अखाड़ों, सरकार, प्रशासन और श्रद्धालुओं की सूझबूझ और समझदारी का संगम दिखा, जिसने पूरी स्थिति को बदल दिया और फिर से भव्य और दिव्य तरीके से अमृत स्नान शुरू हुआ और अमृत स्नान का नया कीर्तिमान भी बन गया। रिपोर्ट देखिए। दिव्य भव्य महाकुंभ, आस्था का उमड़ा सैलाब। भीड़ इसी घाट पे आ गई थी और जाने और आने वाले दोनों आपस में हो गए थे। प्रशासन की तैयारी, भीड़ पड़ गई भारी। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। मौनी अमावस्या का स्नान, भगदड़ पर घमासान। लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया। 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। कुछ देर हुआ व्यवधान, जारी रहा अमृत स्नान। उस व्यवस्था के लिए, उस व्यवस्था में मैं इन सभी शासन के और प्रशासन के अधिकारियों को बधाई देता हूं। इतनी अच्छी आज तक कभी व्यवस्था हुई ही नहीं है और जल भी बहुत ही निर्मल है। बहुत ही अच्छी, जबरदस्त, एकदम बहुत बढ़िया जी। इतनी बढ़िया तरीके से भीड़ को मैनेज किया गया है, लगता ही नहीं कि करोड़ों लोग यहाँ पे आए हैं। महाकुंभ में दूसरे अमृत स्नान पर श्रद्धालुओं का एक नया कीर्तिमान बन गया। अमृत स्नान के दौरान थोड़ा व्यवधान जरूर आया, लेकिन सरकार और प्रशासन ने इस स्थिति को संभाला। इस दौरान अखाड़ों ने भी सरकार और प्रशासन की अपील का समर्थन किया। स्थिति संभली और अखाड़ों ने अमृत स्नान किया। महाकुंभ में आए छोटे से व्यवधान पर सियासत जरूर जोरदार हो रही है। आज इसी पर महाडिबेट में करेंगे चर्चा। तो भगदड़ मची, हादसा हुआ, लेकिन इस सब में एक चीज जो सबसे अच्छी रही है वो थी प्रशासन और सरकार की अपील, और उस अपील का असर श्रद्धालुओं और अखाड़ों पर देखने को मिला। सबने समझदारी और धैर्य का परिचय दिया, जिससे वो पल भी निकल गया जो कुछ वक्त के लिए हादसे के रूप में आया। फिलहाल इस पर सियासत जोरदार हो रही है। महाडिबेट में करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन पहले सवालों पर नजर। और हमारे आज के सवाल है, हादसा हुआ, आखिर गलती कहां हो गई? दूसरा सवाल है महाडिबेट का, 30 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर है कौन? तीसरा और आखिरी सवाल, भगदड़ में सियासी तड़का आखिर क्यों लगाया जा रहा है? हमारी चर्चा में यह सवाल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, लेकिन आपको अपने बेहद खास मेहमानों से मिला देते हैं। मसला चूंकि बेहद गंभीर। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर प्रेम व्यास जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, आप दोनों का स्वागत है। और आलोक वत्स जी इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत स्वागत है। किसी भी हादसे में, भगदड़ में एक शख्स की भी जान जाए वो भी बेहद दुखद, वाकई बहुत दुखद है। 30 लोगों की जान गई है, लेकिन चूंकि जैसा कहा जा रहा है करोड़ों लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और कल से आज तक का अगर आंकड़ा हम जोड़ लें तो वो 10 करोड़ से ऊपर हो जाता है। वाकई 10 करोड़ से ऊपर हो जाता है। और अभी तक के आज के अगर स्नान का जिक्र करें तो करीब 6-6.5 करोड़ लोग बताया जा रहा है कि लगभग स्नान कर चुके। जो आंकड़ा है, हो सकता है कि वो कीर्तिमान भी बन जाए। ये भी एक मसला की एक अलग तस्वीर की कीर्तिमान भी बन जाए कि इतने करोड़ लोगों ने एक दिन के अंदर, मौनी अमावस्या के दिन
डुबकी लगा ली, संगम में डुबकी लगा ली। लेकिन इससे जो इतर बात है वो ये है कि जो भले ही यह हादसा हम कहें कि जहां करोड़ों लोग हों, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। अनुमान लगाना भी मुश्किल है कि जहां करोड़ों लोग एक साथ हों वहां क्या हो सकता था इस स्थिति में अगर भगदड़ मच जाए। लेकिन जो आंकड़ा आया है, एक व्यक्ति, फिर बोल रहा हूं, एक व्यक्ति भी अगर जान जाती है बहुत दुखद है, लेकिन 30 लोगों की जान यहां पर गई है। सवाल यही कि गलती हुई कहां, कौन जिम्मेदार है। भूपेंद्र गुप्ता जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगा। कहां चूक हो गई, कहां गलती हुई, क्या मानते हैं आप? अगर 30 लोगों की भी जान गई है, जिम्मेदार कौन है? देखिए, जो है जिम्मेदारी तो सरकार बताए, क्योंकि मैं बताऊंगा तो आप कहेंगे कि जो है सियासत गर्म हो रही है। और आपने तो इसे बता ही दिया कि एक ये छोटा सा व्यवधान था, कोई दुर्घटना भी नहीं मान रहे हैं आप तो इसको। तो ये जो समस्या है, इसमें राजनीतिक चश्मे से अगर नहीं देखा जाए तो आप एक शब्द का बार बार उल्लेख कर रहे थे, और ये पूरी भारतीय जनता पार्टी देश भर में कर रही है, कीर्तिमान बनाने का। ये कीर्तिमान बनाने 144 साल की एक थ्योरी प्रोपोगेट करने, जो कि कई बार पहले भी पूर्व में भी बताई जा चुकी है। पिछले कुंभ में भी 144 साल की थ्योरी चल रही थी। इसमें आपने लोगों को आकर्षित किया, मोटिवेट किया वहां पर आने के लिए, और कीर्तिमान बनाने के चक्कर में वहां प्रशासन ने इतनी भीड़ इकट्ठी कर ली जितनी भीड़ संभालना उनके बस की बात नहीं थी, और उसके कारण ये दुर्घटना घटी है। तो कम से कम मैं आपसे आग्रह कर सकता हूं कि ईश्वर को प्रणाम करते हुए पहले तो संवेदना व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी की तरफ से कि जो लोग जो है इस अव्यवस्था के कारण या जो है इस छोटे से व्यवधान के कारण, जैसे आप छोटा सा व्यवधान बता रहे हैं, जो मौत के मुंह में चले गए हैं, ईश्वर उनके परिवारों को जो है शक्ति दे। भूपेंद्र गुप्ता जी, आपकी एक शिकायत पर हमने आज नई व्यवस्था लागू की है। 1 मिनट का समय हर जो मेहमान है हमारे उनको शुरुआत में देंगे। चूंकि आपकी शिकायत होती थी, हमें समय पर्याप्त नहीं मिलता है, इसलिए माफी चाहूंगा, आपको पहले से नहीं बता पाया। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, भूपेंद्र गुप्ता जी ने कुछ सवाल उठाए हैं। भाई, गलती हुई है, लेकिन उन गलतियों को छुपाया भी जा रहा है। आखिर सिस्टम जिम्मेदार नहीं है क्या? नहीं, देखिए, जो भी है सबके सामने है। पूरी संवेदनशीलता के साथ में सरकार ने 7 सेकंड है आपके पास। सरकार ने आगामी कार्रवाई भी करी है। एक तरफ आस्था है, एक तरफ संवेदनशीलता है। आस्था अपनी जगह पे, संवेदनशीलता अपनी जगह पर है। रात में 1 से 1:30 बजे संगम नोच पर जो घटना हुई है, और उस संगम नोच की घटना के पीछे जो कारण था मुख्य ये था कि हर व्यक्ति चाहता था कि वो संगम नोच पर जाकर ही स्नान करे। प्रशासन, शासन बार बार उनको अवगत करता रहा। हादसा होना था, हादसा दुखद था। सबके प्रति संवेदनशीलता के साथ में सरकार, शासन और प्रशासन ने जो वहां पर 5.5 करोड़ लोगों से ज्यादा लोग थे, उनको भी ध्यान में केंद्रित करते हुए आगामी योजना तुरंत निर्मित करी, और निश्चित रूप से यह तय करा कि वहां पर जो बचे हुए लोग हैं उनकी व्यवस्था में भी व्यवधान ना हो। निश्चित रूप से जो हताहत हुए उनको भी तुरंत और शीघ्र वहां पर इलाज मिल सके, और बेहतर व्यवस्था और वैकल्पिक व्यवस्था, दोनों व्यवस्थाओं पर सरकार, शासन, प्रशासन ने अपनी तरफ से कार्य करा। मुझे लगता है राजनीतिक विषय नहीं है, आस्था का महाकुंभ, और हजारों वर्षों से करोड़ों लोग वहां पर आस्था की डुबकी लगाते आ रहे हैं। आज लगभग 16वां दिन है, बिना व्यवधान के 16 दिन संपूर्ण होना, लगभग 8 से 10 करोड़ लोगों को वहां पर एकत्रीकरण होना, और निश्चित रूप से कई सारे देशों की। 1 मिनट आपका हो गया, मैं लौटूंगा फिर आप जब चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आलोक वत्स जी, हमारे साथ 2 और खास मेहमान जुड़ गए हैं। अवधेशपुरी महाराज जी हमारे साथ जुड़ गए, राज मिश्रा जी जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है। आलोक वत्स जी, जो बात आ रही है कि भाई व्यवधान हुआ, और उस व्यवधान में या बहुत सारी बातें आई कि बैरिकेड टूट गया उसके चलते, लेकिन एक दूसरी बात भी आई, जो अखाड़े थे उन्होंने भी संयम दिखाया, वहां पर लोगों ने भी संयम दिखाया। अमूमन होता यह कि अखाड़े या जो साधु संत होते हैं वो एग्रेसिव होते हैं, लेकिन वहां भी संयम दिखा, और शायद ये वजह रही कि ये बड़ा हादसा होने से टल गया, रुक गया। देखिए जी, मैं इसे छोटा व्यवधान नहीं मानता हूं जी। एक व्यक्ति का भी जान जाना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 100 व्यक्ति का जाना। और रही बात कि 1954 से जब से भारत में ये सिलसिला चालू हुआ है महाकुंभ का, जी, 54 में, 2003 में, 2013 में, 2025 में, हर कुंभ, महाकुंभ में या कुंभ में, जैसा भी कहिए,
यहां पर लोगों की मौतें हुई हैं। इसका मतलब हम अपनी भूलों से सीख नहीं ले पा रहे हैं कि वहां पर आदमी जाता है श्रद्धा सुमन के साथ, और इस तरीके की जब हादसा हो जाती है उन परिवारों पर क्या बीत रहा होगा समझिए। अब कौन है दोषी इसका? इसका भी एक सरल उपाय मैं बताऊंगा जब मेरा दूसरा राउंड आएगा तब, क्योंकि आपने सिर्फ 60 सेकंड तक बांध रखा है। लेकिन जो भी हादसा हुआ ये बेहद अमानवीय है और इस तरीके का हादसा नहीं होना चाहिए। जी चल, बड़ी बात आपने कही कि सबक या सीख नहीं ली गई है। अवधेशपुरी महाराज जी, महत्वपूर्ण है कि भाई वाकई आजादी के बाद जब पहला महाकुंभ हुआ था तब भी ऐसी भगदड़ मची, 800 मृत्यु हुई थी उसमें, लगभग अनुमान कहते हैं कि 1000 के आसपास लोगों की जान गई थी। जब सपा सरकार में हुआ था तब भी भगदड़ हुई थी, इलाहाबाद स्टेशन पे भगदड़ मची थी, प्रयागराज, अब वर्तमान में प्रयागराज, 39 आदमी की मौत हुई थी। जी जी, सबक जो आपने कहा, सबक नहीं ले रहे हैं क्या अवधेशपुरी जी? हम सबसे पहले तो जी जिन श्रद्धालुओं ने वहां अपनी जान गंवाई है, मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, उनकी आत्म शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि ये घटना वास्तव में बहुत ही हृदय विदारक है, बहुत ही दुखद है और सबक लेने लायक घटना है भविष्य के लिए भी। और पीछे की घटनाओं से सबक लिया या नहीं लिया, ये प्रश्न अपने आप में इतना आसान नहीं है जितना हम इसको कर रहे हैं, क्योंकि भगदड़ एक ऐसा विषय है कि ये कब मचेगी, कहाँ मचेगी, कैसे मचेगी, इसके लिए कोई अनुमान लगाया नहीं जा सकता। ये बहुत ही मैं समझता हूं कि अदृश्य जैसा रहता है, इसके बारे में पहले से बहुत ज्यादा अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि ये अभी 1954 की बात कर रहे हैं, मान लो उनकी हिस्ट्री में 1954 से होगा, बाकी सिंगल तो ये कुंभ तो बहुत पहले से लगते चले आ रहे हैं। जो भी इस बार जितनी मैं आजाद भारत की बात कर रहा था, पहुंची उतनी पहले कभी नहीं पहुंची। हाँ तो ठीक है, आजाद भारत में भी हम कहें तो बार बार ऐसी घटनाएं घटित होती रही हैं और उनसे निश्चित रूप से हमको सबक सीखना चाहिए और आगे के लिए हमको कुछ अच्छी तैयारियां करनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सत्य है। और मैं जरूर कहूंगा कि इस बार वक्त समाप्त हो चुका है। जी दोबारा आऊंगा मैं आपके पास। राज मिश्रा जी, व्यथित है, हर व्यक्ति व्यथित है, भले एक जो बात है कि भले एक व्यक्ति की जान क्यों ना गई हो, वो बहुत बहुत गंभीर है। 30 लोगों की जान गई है, कम से कम अब तो हमें आगे 1 महीना बाकी है, अभी महाकुंभ अभी लगभग 1 माह बाकी है, उसके लिए सबक जरूर ले लेने चाहिए आज। प्रशांत जी, जिनकी भी इस दुखद दर्दनाक हादसे में मृत्यु हुई है, मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और वास्तविकता में बहुत दुखद है। जान एक व्यक्त की जाए या कितने व्यक्त की जाए वो पीड़ादायक होती है, लेकिन ये घटना हुई कैसे, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको सोचना जरूरी है। प्रशांत जी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। हम इसको एक हादसा मान रहे हैं, एक हादसा मान रहे हैं, ये हादसा ही नहीं है। आप सब लोग जानते हैं उस बैरिकेडिंग को तोड़ा गया है। मैं थोड़ा सा अगर इसके पीछे जाने का प्रयास करूंगा तो मैं एक चीज बड़ा क्लियरली कह सकता हूं कि एक चीज आप लोगों ने देखा होगा, बहुत दिन से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा था, कुंभ को बिगाड़ने की, सनातन को बिगाड़ने की जो साजिश है वो रेगुलर सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से की जा रही थी। कुछ लोग मुझे एक फोटो भेज रहे थे, कोई दंपत्ति कुंभ में स्नान कर रहे थे, वापस आते वक्त उनकी दुर्घटना होती है और दुर्घटना के अंतर्गत जो भी परिस्थिति होती है उसकी फोटो भेज जाती है कि जी ये देखिए कुंभ में स्नान करने गए थे और उनकी दुर्घटना हो गई। अब और एक बात आपको बता दूं, उसके बाद कोई आकर के वहां पर यह कह रहा है कि नहीं जी यहां कुंभ में स्नान करना यह है, कोई कुंभ को लेकर के अनेक प्रकार। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी आए और उन्होंने कहा नहीं साहब वीवीआईपी के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए, हम लोग आए तो लोगों को पता चले। मैं तो अभी ये सोच रहा हूं कि कहीं ये कोई साजिश तो नहीं थी कुंभ को बदनाम करने की, कि बैरिकेडिंग को हटा दिया जाए। ठीक है, वक्त हो गया है। आपको लगता है कि साजिश तो नहीं थी लेकिन बैरिकेडिंग टूटी है? दरअसल श्रद्धालु इस तादाद में पहुंच गए जहां करोड़ों लोग, अंदाजा लगाइए कि करोड़ों लोग एक मेला ग्राउंड में, मेला क्षेत्र में हो, कुंभ क्षेत्र में हो और वहां पर हर व्यक्ति उस पॉइंट पर स्नान करना चाहता है जहां पर संगम होता है। तो सोचिए क्या स्थिति होगी, क्या भगदड़ जैसे हालात नहीं बनेंगे? अभी तिरुपति के बाहर भी भगदड़ हुई थी, तब भी बहुत ज्यादा लोग नहीं थे और यहां पर करोड़ों लोग थे। तो फिर साजिश, ठीक है, आपने एक आशंका जताई, उस पर भी चर्चा हो सकती है। फिर मैं भूपेंद्र जी के पास जाऊंगा। भूपेंद्र जी, इसलिए सियासत का एंगल इसलिए भी आया, थोड़ा समझिएगा। अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई लगातार पहले सवाल उठाते रहे, रात में जाकर स्नान भी कराए 26 जनवरी को, अब कहते हैं इस हादसे के बाद कि आप आर्मी को दे दीजिए सारी व्यवस्थाएं। कभी ऐसा हुआ है क्या? पहले भी हादसे हुए हैं कभी कि भाई आप आर्मी को दे दीजिए?
या फिर क्या समाजवादी पार्टी ने अपने क्या कार्यकर्ता लगा दिए थे क्या वॉलंटियर के तौर पर? अगर इस तरह के बयान आएंगे तो क्या ये सियासत का हिस्सा नहीं है क्या भूपेंद्र जी? मैं अखिलेश यादव का प्रवक्ता नहीं हूं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, आप अखिलेश यादव के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन जी सुनिए, हाँ तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप जो है इस विषय पर जो है प्रकाश डालिए। शंकराचार्य से लेकर सारे लोग वीआईपी के नाम पर भीड़ को रोकने के लिए जो किए जा रहे प्रयास थे उन पर टिप्पणियां कर रहे थे। प्रशासन ने ध्यान दिया कि हजारों लाखों लोगों को आप वीआईपी के दर्शनों के, वीआईपी की डिप्स के नाम पर रोककर आप जो है भीड़ को क्या संदेश दे रहे हैं? हर व्यक्ति वहां पर जो है इस आग्रह के साथ, इस आस्था के साथ, इस आध्यात्मिक संकल्प के साथ जाता है कि वो भी जो है समय पर वहां स्नान कर लेगा और सुरक्षित अपने घर वापस लौट आएगा। लेकिन क्या प्रशासन के लिए अत्यावश्यकता है, या क्या पूर्व में भी कभी जो है इस तरह के कुंभ में या धार्मिक आयोजनों में इतनी जहां पर भीड़ हो गई हो अप्रत्याशित, और जिसे जो है रोज आपने वीडियो के माध्यम से जो है टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से आकर्षित करके बुलाया हो और जो है उसको कीर्तिमान बनाने के लिए आपने स्वयं प्रचारित किया हो, तो वहां कीर्तिमान बनाने लोग पहुंचे और उनको आप रोक रहे हैं। ये तो 4 दिन से चल रहे हैं वीडियो, 5 दिन से, कि वीआईपी के नाम पर जो है, वीआईपी के अभिषेक के नाम पर वहां लोग रोके जा रहे हैं। तो लोग रोके जा रहे हैं तो जनता इसको जो है, इस व्यवधान किसने पैदा किए? व्यवधान तो जो है प्रशासनिक व्यवस्था की तरफ से आए। ऐसे जब आयोजन होते हैं, हजारों साल से होते रहे हैं, प्रशासन को इसकी बड़ी भूमिका हो जाती है, प्रशासन की किया जाता है, बात कही भूपेंद्र जी आपने, नियंत्रण करने अगर का। वाकई ऐसा हो रहा है तो प्रेम व्यास जी इसका जवाब होना चाहिए ना भाई। आप वीवीआईपी के लिए, कुछ लोगों के लिए लाखों लोगों को रोक देंगे तो क्या ऐसे हालात नहीं बनेंगे क्या? सवाल तो पहले भी उठ रहे थे। और नहीं, देखिए, जो पूरी घटनाक्रम है वो रात को लगभग 1 से 2 के बीच की घटना है। और जब वीवीआईपी अखिलेश जी आए थे तो निश्चित रूप से उनकी अलग व्यवस्था की गई थी, और 2005-6 में आदरणीय सोनिया जी जब दर्शन करने गई थी तब भी उनके लिए ऐसी व्यवस्था की गई थी। तो यह व्यवस्थाओं का प्रारूप अलग है। यहाँ पर एआई, ड्रोन, एविएटर सभी के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। और जो नाके होते हैं, निश्चित रूप से जब एक तय पैमाना होता है तो इंटरनेशनली बेस्ट प्रैक्टिसिंग ऑफिसर्स वहां पे कार्य कर रहे हैं, और उन्होंने एक प्रारूप तय कर रखा है कि कितनी कितनी भीड़ को कितने कितने इलाकों से रिलीव करना है। दुखद हादसा था, मैं पुनः कहता हूं इसकी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। सरकार उसके लिए भी कार्य कर रही, लेकिन बहुत तेजी से और गंभीरता के साथ में बाकी बचे हुए 5.5 करोड़ लोगों की पुनः व्यवस्था करना यह प्रदर्शित करता है कि सरकार ने वहां पर पूर्व से व्यवस्थाओं में मुस्तैदी अपनाई थी, और उसी का कारण हुआ है कि इतनी जल्दी सब कुछ सामान्य हो पाया। और दूसरी बात है कि गंभीरता इस बात को लेकर भी होना चाहिए कि बार बार अगर प्रोटोकॉल के ठीक है, आलोक जी आपकी बात पर कुछ कहना चाहते हैं। और आलोक जी सवाल भी यही है कि भाई एक वीआईपी के लिए आप हजारों लोगों को, लाखों लोगों को जो कतार में खड़े हुए हैं रोक दें। हालांकि प्रेम व्यास जी ने सोनिया गांधी जी का भी जिक्र कर दिया, अखिलेश जी का भी जिक्र कर दिया उन्होंने। देखिए जी, बाकी लोग मैं जिक्र एक चीज बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हम लोग अपने पुराने गलतियों से सीख नहीं लेते हैं। 2003 की आपको याद दिला रहा हूं, वीरभद्र सिंह की सरकार थी और वो चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने 3-4 चीफ मिनिस्टर को, 10, 20, 25 एमपी को और बहुत से मिनिस्टर को लेकर वहां पर वीआईपी दर्शन कराने के लिए, वीआईपी स्नान कराने के लिए गए। भीड़ उग्र हो गई जी, और उसमें 130 लोग मारे गए। हमने इससे कोई सीख नहीं ली। अरे भगवान के दरबार में वीआईपी क्या और कॉमन क्या? वहां तो आप नापे जाएंगे अपने कर्मों से जी। तो वहां कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, किसी भी स्तर पर कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। मैं इसकी मांग करता हूं कि इतने चीजों से आप सीख नहीं ले सके। अब दूसरी चीज, एक मॉडर्न जमाना आ गया है, पूरा हर घर में गंगाजल रहता है जहां पूजा की स्थली होती है। तो लोग, कोई जाता था अगल बगल का या स्वयं जाके गंगाजल लाते थे। आपने एक अच्छी लाइन उठाई। नहीं, आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए, समय थोड़ा कम है। आज के युग में आप वहां का जल मंगा लीजिए कोरियर से, ठीक है, और नहा लीजिए अपने घर में। चलिए अवधेश पुरी जी, क्या भीड़ तो कम इस बात से सहमत हैं? क्या ये वीवीआईपी कल्चर क्यों भाई सबके लिए एक जैसा है, आस्था सबके लिए एक जैसी है, हर व्यक्ति जा रहा है अपनी धार्मिक आस्था के साथ वहां पर? अवधेश पुरी जी चलेगा, शायद आवाज नहीं पहुंच रही अवधेश पुरी जी तक। राज मिश्रा जी, यही सवाल आपके लिए, क्या वाकई इस पर विचार हो सकता है क्या?
और दूसरा केवल वीवीआईपी नहीं, वीवीआईपी तो साधु संत अखाड़ों के लिए भी वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। देखिए, सबसे पहले साधु संत अखाड़े को तो आप सोच भी नहीं सकते कि उनकी विचार कितने उच्च है। उन्होंने सोचिए कि साधु संत अखाड़ा जो सारा दिन तप करते हैं और वो आपसे कोई और वीवीआईपी ट्रीटमेंट तो मांगते ही नहीं है, वो सिर्फ एक ट्रीटमेंट चाहते हैं कि हम सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जाकर के सिर्फ जब महाकुंभ हो तो स्नान कर लें। इसमें कोई आप उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, सबसे पहली बात। दूसरी बात आपको बता दूं एक बार बहुत क्लियरिटी के साथ, उन्होंने तो बाकायदा धन्यवाद करना चाहिए सरकार को और विपक्ष को उनका, कि क्लियरली उन्होंने कहा कि साहब हमको रहन दीजिए, आज हम अमृत स्नान नहीं करेंगे। ये बाकायदा अखाड़ों साधु संतों ने कहा है। वीवीआईपी ट्रीटमेंट तो उनका बनता है कि कुछ लोग जाकर के वहां स्नान करके और वहीं पर कहते हैं कि सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि हम लोग जब आए तो लोगों को पता चले। कमाल है यार, आप कुंभ स्नान करने जा रहे हो और ये स्टेटमेंट किसी और की नहीं बता रहे। ठीक है, कमेंट अवधेश पुरी जी से जरूर लूंगा। अवधेश पुरी जी, एक बात बार बार आ रही है ये कि भाई पहले आकर्षित किया गया लोगों को, कैंपेन चलाकर आपने बड़े बड़े अभियान चलाए, जब लोग पहुंच गए तो फिर उन्हें स्नान नहीं करने दिया। हाँ बिल्कुल ठीक बात है जी, लेकिन आज का जो मूवमेंट है इसमें अखाड़ों की वास्तव में एक प्रशंसनीय भूमिका है। ठीक, उन्होंने अपनी तरफ से बिना किसी शासन और प्रशासन के कहे जी, उन्होंने ये निश्चित कर लिया और घोषित कर दिया कि अब हम ये अमृत स्नान नहीं करेंगे, क्योंकि अव्यवस्थाएं और अधिक बिगड़ सकती हैं और कोई दूसरा माहौल खराब हो सकता है। तो ये प्रशंसनीय अपने आप में रही। अन्य लोगों की जो वास्तव में वहां आकर के वीआईपी ट्रीटमेंट चाहते हैं लोग और अपना नाम वहां से उज्जवल करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। माफी चाहूंगा चर्चा, जी माफी चाहूंगा, वक्त इजाजत नहीं देता, लेकिन ये बिल्कुल वाकई वाजिब सवाल है कि आखिर वीवीआईपी ट्रीटमेंट क्यों? आप भी आस्था के साथ जा रहे हैं, देश भर से लोग आस्था के साथ आ रहे हैं, अपनी धार्मिक आस्थाओं के साथ वहां पर पुण्य स्नान करने पहुंच रहे हैं, तो फिर ये वीवीआईपी कल्चर क्यों? चर्चा आज इसी नोट पर खत्म करेंगे। आप सभी खास मेहमानों का